नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग भारत की खोज में पाठ नंबर 3 आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम इसमें जो है अगला आपका शीर्षक है, हमने पढ़ा बुद्ध की शिक्षा तक पढ़ा। अब अगला शीर्षक आपका शीर्षक है बुद्ध कथा। ठीक है, बुद्ध कथा। देखिए, बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे से ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। ठीक है, कहते हैं कि जो बनी है उनकी मूर्तियाँ, जो उनकी याद में जो है इमारतें बनी हैं, संगमरमर की जो चीज़ें बनी हैं, मूर्ति बनी है, जो जगह स्थल बने हैं, कहते हैं कि वो जो है जो एक समग्र बुद्ध की समग्र आत्मा है उसका एक तेजस्वी मतलब प्रकाशित पक्ष ही का भी प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, धीर मतलब धैर्य धारण किए हुए, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुँच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। ठीक है, लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। कहते हैं कि जब हम उनकी जो है मूर्ति को देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से तो उस आकृति में हमें जैसा लगता है कि जीता जागता जो है बुद्ध दिखाई पड़ते हैं। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे दूर नहीं मालूम होते। कहते हैं कि युग पर युग बीतते चले जा रहे हैं लेकिन बुद्ध अपने विचारों एवं कर्मों के द्वारा हमसे दूर नहीं हो पाते, हम उन्हें अपने नज़दीक ही पाते हैं। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर से कहती है, हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। कहते हैं कि वे हमेशा ये शिक्षा देते हुए प्रतीत होते हैं कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि हमें शांतिपूर्वक उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और जो अवसर हैं उनकी तरफ हमें देखना चाहिए। ठीक है, बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। कहते हैं कि जब हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं, ऐसी अनुभूति जो हमें क्या कर दे, झकझोर दे। ठीक है, उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। लेखक कहता है कि ऐसे देश और जाति के पास निश्चय ही अत्यंत समझदारी रही होगी और उसके अंदर आंतरिक शक्ति मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी शक्ति क्योंकि गहरी संचित निधि मतलब एकत्रित निधि मतलब खान या कोष होगा जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। कहते हैं कि जो इतने भव्य आदर्श इतने महान व्यक्ति को जन्म दे सकती है, ऐसे राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और जो है आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, इस पर आधारित एक प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लिख लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर बुद्ध को जो आकार दिया वे किसका प्रतीक है। ठीक है, उत्तर क्या है, अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर बुद्ध को जो आकार दिया वे किसका प्रतीक है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बुद्ध हमसे दूर क्यों नहीं मालूम होते। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध हमसे दूर क्यों नहीं मालूम होते। ठीक ठीक है, अब देखिए आपका जो है अगला शीर्षक है चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, कहते हैं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में इसमें
और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। चलिए, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। लेखक कहता है कि जो भारत में जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार बहुत धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। कहते हैं कि यह एक क्षत्रिय आंदोलन था जो शासक वर्ग और पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली। कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश पर जब सिकंदर के आक्रमण से जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो इस विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिली। जो और ऐसे दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ठीक है, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। और दोनों व्यक्ति कौन से थे? चंद्रगुप्त और चाणक्य। ठीक है, इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। कारगर मतलब प्रभावशाली साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, जो वर्तमान में पटना नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। ठीक है, वे तक्षशिला गए और यूनानी लोगों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर से भी भेंट की थी, मुलाकात की थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य में राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके, ठीक है, कहते हैं कि पुराना नारा पर चिर नवीन, अत्यंत नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। ठीक है, यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, क्या हुआ? उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? तक्षशिला पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए। जब राष्ट्रीयता की बात आई, देश की बात आई, तो बहुत से लोग जो है चंद्रगुप्त का साथ दिए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। ठीक है, पाटलिपुत्र तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कहते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष भी नहीं बीते थे कि उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। कहते हैं लिखित इतिहास मतलब साक्ष्य जो मिलता है इतिहास का, उसमें पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी और कहते हैं इस महान साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह नया राज्य था कैसा? कहते हैं कि यह जो नया राज्य था वो कैसा था? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। ठीक है, कहते हैं इसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है, भारतीय भी और यूनानी भी। कहते हैं इस संदर्भ में हमें भारतीय साक्ष्य भी मिलते हैं और यूनान से भी। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। ठीक है, 2 किससे? एक मेगास्थनीज और एक चाणक्य, दोनों से साक्ष्य मिलता है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। कहते हैं कि जो चाणक्य था वो बुद्धिमानी में भी बड़ा आदमी था और कर्मठता मतलब कर्म करने में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है। कहते हैं कि इस युग के बारे में, कहते हैं जो चंद्रगुप्त के समय के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्या है? मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है। इसमें कहते हैं कि चाणक्य के व्यक्तित्व को उभारा गया है। साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है, न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है,
दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। कहते हैं कि दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रखता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। ठीक है। वह अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। ठीक है। ये किसकी विशेषता है? मुद्रा राक्षस से उनके कौन से व्यक्तित्व के पक्ष को आते हैं? ठीक है। ये जो है उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जो मुद्रा राक्षस से हमें पता चलता है। ठीक है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। कहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करता था। ठीक है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। कहते हैं कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें अनेक विषयों पर जो है विस्तार में लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। कहते हैं उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलू मतलब पक्ष पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहते हैं इसमें जो चंद्रगुप्त की सेना है, जो विराट सेना है, उसका भी वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। कहते हैं कि चाणक्य क्या कहता है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। कहते हैं कि यदि अनुशासन न हो और उचित नेतृत्व न हो तो जो सेनाओं की संख्या है क्या हो जाती है? भार स्वरूप हो जाती है। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। जो इनका अर्थशास्त्र है इसमें रक्षा और किलाबंदी कैसे किया जाए इसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। कहते हैं कि इसमें जो है सिर्फ शासन के सिद्धांत और व्यवहार ही नहीं बल्कि अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई है। जो ढेर सारे विषय हमने आपके सामने भी उस पर चर्चा किया। कहते हैं इसमें विधवा विवाह की मान्यता दी गई है। कहते हैं कि जो चाणक्य का राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इसमें क्या लिखा है? इसमें विधवा विवाह की मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। ठीक। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थिति में तलाक की भी अनुमति दी गई है। समझ में आया? अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि प्रजा की सेवा की वह प्रजा की सेवा करेगा। ठीक है। राजा इसमें क्या दिखाया गया है कि जब राज्याभिषेक होता है, जब राजा को राजा के पद पर बैठाया जाता है तो उसको यह शपथ लेनी पड़ती है कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है। ठीक है। उसका सुख किस में है? उसकी प्रजा की सुख में है, उसकी खुशहाली में है। ठीक। कहते हैं कि जो है राजा का सुख किस में है? प्रजा की खुशहाली और उसके सुख में ही राजा का सुख और उसकी खुशहाली है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा। मतलब राजा उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगता है, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि जो खुद को अच्छा लगे वही अच्छा है। यदि राजा उत्साहित होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। कहते हैं कि यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा भी उसी उतना ही मात्रा में उत्साहित रहेगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी की मोहताज नहीं होते। कहते हैं कि जो सार्वजनिक काम है, जो सभी के लिए काम किए जाते हैं, कुएं खुदवाना, ठीक है,
कुएं खुदवाना, तालाब खुदवाना, रास्ता बनवाना, ठीक है, ये सब चीज़ें करते हैं। जो सार्वजनिक काम है वो राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, मतलब वो राजा की मर्जी के होता ना कि एक कृपा, ठीक है, कि राजा की कृपा से संपन्न नहीं होता था, बल्कि उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। बल्कि कहते हैं कि इसके लिए प्रजा को स्वयं ही हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि, कहते हैं यदि कोई राजा गलत काम करता है, अनीति करता है, तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह पर बैठा दे। कहते हैं कि यदि कोई राजा गलत काम कर रहा है तो उसे यह अधिकार है कि, ठीक है, उसे यह अधिकार है कि वह उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे, ठीक है। ये जो है उन्होंने चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, ठीक है। चलिए अगला शीर्षक देख लीजिए आप, अशोक। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था। कहते हैं कि जो 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का मगध का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था। कहते हैं उस समय जो साम्राज्य था उसके भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली, ठीक है। मतलब सबको एक इकट्ठा करके रखने की प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत हुई और वह कलिंग को जीतने को ठान ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई, मतलब युद्ध से उसे घृणा हो गई और वह युद्ध छोड़ दिया। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया, ठीक है। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और बालू पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करने का आरंभ कर दिया, ठीक है। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें हिस्सों को भी नहीं, ठीक है, मतलब किसी को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों को हृदय के जीतने में है। कहते हैं कि जो सच्ची विजय है वो कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में ही है। फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। यदि कहते हैं कि यदि कोई बुराई भी करता है तो उसे सहन किया जाएगा। महामहिम सम्राट की आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। कहते हैं कि जो जो महामहिम सम्राट है उनकी इच्छा है कि केवल जीवों की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उनकी मन को शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने क्या किया, अशोक ने कहा कि मैं अपनी प्रजा की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ, मेरा पूरा जीवन प्रजा के लिए क्या है, हाजिर है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें। चाहे जिस समय और जहाँ भी हो वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। कहते हैं कि मैं चाहे जहाँ भी हूँ, चाहे जो सा समय हो,
आप मुझे उसकी जानकारी दें, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद करने के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पार्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 322 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री के में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे शहंशाह और नामी ग्रामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। ओल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, आज के पाठ में बस इतना ही।